Hello everyone. This is part 5 of class 9th NCERT History chapter 5 Pastoralists in the Modern World. Pastoralism in Africa. तो देखो अब हम अगर अफ्रीका में देखें ना तो इधर वर्ल्ड की पेस्टोरल पॉपुलेशन का हाफ रहता है लगभग। आज भी 22 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकन जो है ना वो किसी ना किसी तरह की पेस्टोरल एक्टिविटी पर ही अपनी आजीविका के लिए डिपेंड करते हैं। तो इसमें कई तरह की कम्युनिटीज आ जाती है जैसे कि बेडॉइंस, बर्बर्स, मासई, सोमाली, बोरन और तुर्काना। तो इनमें से जो काफी कम्युनिटीज है ना वो सेमी एरिड ग्रासलैंड्स या एरिड डिजर्ट्स पर रहती है। तो इधर देखो जिस एग्रीकल्चर में रेन की जरूरत होती है वो तो बहुत मुश्किल है, शुष्क एरिया है थोड़ा सा। तो इसीलिए वो कैटल्स को पाल लेती है, कैमल्स, गोट, शीप, डोंकीज इन सबको पाल लेती है और साथ ही साथ मिल्क, मीट, एनिमल स्किन या वूल को बेच लेती है। तो ये लोग ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी कमाते हैं और जो कुछ पेस्टोरल एक्टिविटीज होती है ना उनको एग्रीकल्चर के साथ भी कंबाइन कर देते हैं। और साथ ही साथ कुछ अलग अलग छोटे मोटे काम ये करते ही रहते हैं क्योंकि जो पेस्टोरलिज्म से इनकी अर्निंग होती है ना वो कम होती है और अनसर्टेनिटी होती है, तो गारंटी नहीं होती है कितनी होगी। तो जैसे इंडिया के पेस्टोरलिस्ट है तो वैसे ही अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो है ना उनकी भी लाइफ कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स, मतलब कॉलोनियल रूल जाने के बाद के जो पीरियड्स थे ना उनमें भी काफी चेंज हुई है। तो ये चेंजेस क्या रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। तो देखो अब हम देखने वाले हैं चेंजेस एक पेस्टोरल कम्युनिटी मासई। इसके बारे में कुछ डिटेल से अगर हम जानेंगे ना तो हमको इन चेंजेस के बारे में काफी कुछ समझ आएगा। तो जो मासई कैटल हर्डर्स थे ना ये मेनली ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। तो साउदर्न केनिया में तो 3 लाख मासई कैटल हर्डर्स रहते थे और तंजानिया में 1,50,000। अब हम देखेंगे कि किस तरह से नए रूल्स और नए लॉज रेगुलेशंस आए हैं ना तो उन्होंने किस तरह से इनके लैंड्स को छीन लिया और इनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया है, जो कि इंडिया में भी हुआ था। और इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण, नए लॉज के कारण ना इनकी जो ड्रॉट के टाइम पर लाइफ होती थी ना उसमें भी चेंज हुआ है और साथ ही साथ सोशल रिलेशनशिप्स भी इनकी रीशेप हुई है। तो देखो इनके ग्रेजिंग लैंड्स कहाँ गए। तो एक प्रॉब्लम्स जो मासाइज ने फेस की है ना वो इनके ग्रेजिंग लैंड बहुत ज्यादा कम हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली इन्होंने अपने ग्रेजिंग लैंड्स खोए हैं, वो एक प्रॉब्लम भी इन्होंने फेस की है। कॉलोनियल टाइम से पहले ना मासाई लैंड जो था वो कितना बड़ा था, वो एक काफी वास्ट एरिया था जो कि नॉर्थ केनिया से लेकर नॉर्दर्न तंजानिया के स्टेप्स, मतलब घास के बड़े बड़े मैदान, इतना बड़ा स्ट्रेच था इसका। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में यूरो इंपीरियल पावर्स जो थी ना ये टेरिटोरियल पोजेशंस करना चाहती थी, मतलब अफ्रीका में टेरिटरीज जीतना चाहती थी। तो इन्होंने इस रीजन को ना अलग अलग कॉलोनीज में बांट दिया। तो 1885 में मासाई लैंड जो है ना इसको भी इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश केन्या एंड जर्मन तंगानिका, मतलब मासाई लैंड को भी आधा काट दिया गया और इंटरनेशनल बाउंड्री बना दी गई ब्रिटिश केन्या और जर्मन तंगनीका के बीच में। तो तंगनीका जो था ना जर्मन ईस्ट अफ्रीका जो होता था, ब्रिटिशर्स ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका को वर्ल्ड वॉर वन में जीत लिया था। और 1919 में तांगनीका है ना फिर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया था। और फिर तांगनीका ने देखो 1961 में इंडिपेंडेंट हुआ और फिर जंजीबार के साथ मिलकर 1964 में तंजानिया बनाया। अब देखो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स जो होते थे ना ये वाइट सेटलमेंट के लिए, क्योंकि यूरोपियंस आए थे तो वाइट लोगों को सेटल भी होना था, तो वाइट सेटलमेंट्स के लिए भी ले लिए गए। और मासाइज जो होते थे ना इनको साउथ साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया के छोटे से एरिया में पुश कर दिया गया। तो मासई ने प्री कॉलोनियल लैंड्स, मतलब कि कॉलोनियल रूल आने से पहले जो इनके पास लैंड था ना उसका करीब 60% खो दिया इन सब चीजों में। और फिर एक छोटे से एरिड जोन में जहां पर रेनफॉल और पेस्चर्स बेकार से है उधर सीमित रह गई थी। अब लेट 19th सेंचुरी से ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना ईस्ट अफ्रीका में ये लोकल पीजेंट कम्युनिटीज जो होती थी इनको इनकरेज करती थी कि आप कल्टीवेशन बढ़ाओ। अब कल्टीवेशन एक्सपेंड होएगी तो पेस्चर लैंड को भी कल्टीवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्री कॉलोनियल टाइम्स में ना मासे पेस्टोरलिस्ट जो होते थे, मतलब जब कॉलोनियल नहीं आए थे ना तब मासे पेस्टोरलिस्ट जो होते थे ये इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी अपने दूसरे एग्रीकल्चरल नेबर से स्ट्रांग होते थे। लेकिन कॉलोनियल रूल का जब एंड हुआ तभी सिचुएशन उल्टी हो गई थी। अब मासई लोग नीचे पड़ते थे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। अब जो ग्रेजिंग लैंड का काफी एरिया था इसको गेम रिजर्व्स में भी चेंज कर दिया गया। गेम रिजर्व्स क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर जो वाइल्ड लाइफ होती है ना इनका शिकार कर सकते हैं एक्सपोर्ट की तरह, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं। तो जो ग्रेजिंग लैंड होता था इनका गेम रिजर्व, जैसे कि मासाई मारा गेम रिजर्व या फिर संबुरु नेशनल पार्क हो गया केन्या में, इनमें चेंज कर दिया गया। तंजानिया में हो गया सेरेंगेटी पार्क, तो गेम रिजर्व्स में भी चेंज कर दिया। तो पेस्टोरलिस्ट को इन रिजर्व्स में एंट्री नहीं मिलती थी।
ना तो वो एनिमल्स को हंट कर सकते थे, ना ही अपने हर्ड्स को वो ग्रेज करवा सकते थे इस एरिया में। और साथ ही साथ देखो ये जो रिजर्व्स होते थे, ये ना उन एरियाज पे बनते थे जो ट्रेडिशनली ग्रेजिंग ग्राउंड्स रहे हैं मासई हर्ड्स के लिए। जो मासई लोगों के पशु होते थे ना, उनके लिए जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते थे उधर ही बनते थे ज्यादातर। तो देखो जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, इसी को ये 14,760 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया पर बना हुआ है। और ये सारा एरिया किसका था? मासई ग्रेजिंग लैंड। ये मासई ग्रेजिंग लैंड का एरिया था और इधर बना दिया है सेरेंगेटी नेशनल पार्क। अब जो ये ग्रेजिंग लैंड्स होते थे ना, अच्छे अच्छे ग्रेजिंग लैंड्स इन्होंने इस तरह से खो दिए। और वाटर रिसोर्सेज जो भी बनी, इन सब के कारण ना जो मासईज के पास अब छोटा सा लैंड एरिया था, उसके ऊपर प्रेशर आने लग गया था। क्योंकि अब इनके पास कम एरिया है, अब उधर ही ग्रेजिंग करवानी है, तो ये प्रेशर आने लग गया। तो उसी एरिया की कंटिन्यूअस ग्रेजिंग होती रही ना, तो इसके कारण जो पेस्चर्स की क्वालिटी होती है ना, ये खराब होती गई। अब फॉडर मतलब खाने के लिए पशुओं के पास हमेशा हमेशा ही कम रहता था। तो कैटल को फीड करवाना ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी इनके लिए, एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम जिससे डील करना मुश्किल हो गया था। तो अब इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।